गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम वाणिज्यिक संनियम के तहत नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्म की स्थापना तथा पंजीयन। साझेदारी फर्म की स्थापना तथा पंजीयन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है, साझेदारी फर्मों की स्थापना सदियों से होती आ रही है और फर्मों की स्थापना तथा उनके नियमन के लिए भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में कुछ प्रावधान किए गए थे, किंतु वो प्रावधान जटिल होने कारण से 1932 में, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1932 में एक अलग से साझेदारी अधिनियम बनाया गया और अक्टूबर 1932 से इसको पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। और इस 1932 में जो नया पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था उसमें भी साझेदारी फर्म के व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन जो है, समामेलन जो है, उसको अनिवार्य नहीं किया गया था। वो उस समय भी ऐच्छिक था। लेकिन 1933 में साझेदारी एक्ट में पुनः संशोधन कर रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुछ नए प्रावधान किए गए। तो प्रस्तुत अध्याय में अपन साझेदारी व्यवसाय की स्थापना कैसे होती है, उसका पंजीयन कैसे होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, वो पूरा यही आता है कि एक साझेदारी फर्म की स्थापना और रजिस्ट्रेशन की विधि को विस्तार से लिखिए। तो स्थापना भी पूछ सकता है और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका पंजीयन कैसे होता है और पंजीयन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, उनको भी पूछा जा सकता है। तो पहला आज जो स्टार्ट अपन कर रहे हैं, आज अपन ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो बाद में देख लेंगे कि साझेदारी फर्म की स्थापना कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है। तो साझेदारी फर्म की स्थापना जो है वो हम सब जानते हैं अनुबंध से होती है, कॉन्ट्रैक्ट से होती है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी जाना है कि साझेदारी फर्म की यदि स्थापना करनी है तो उसकी स्थापना कैसे होगी। उसकी स्थापना अनुबंध से होगी, ना कि स्थिति के कारण से। स्थिति के कारण से यदि किसी बिजनेस का जन्म होता है तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है। साझेदारी के वैध अनुबंध में निम्नलिखित आवश्यकता होने जरूरी है। मतलब अब साझेदारी जन्म चूंकि अनुबंध से हो रहा है तो साझेदारी के वैध अनुबंध में कुछ आवश्यक तत्व हैं जो कि होने जरूरी हैं। वो क्या है, पहले देख लेते हैं। वो पहला है ठहराव। मतलब साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, स्थिति से नहीं होता, पोजीशन से नहीं होता, अनुबंध से होता है, कॉन्ट्रैक्ट से होता है। इसलिए साझेदारी में अनुबंध का होना आवश्यक है। अब यदि बैंकिंग कारोबार करने वाली कोई संस्था है तो 10 व्यक्तियों के मध्य अनुबंध होगा, और यदि गैर बैंकिंग व्यावसायिक कार्यों में लिप्त संस्था है तो 20 व्यक्ति या जितने व्यक्ति होंगे उन सबके मध्य अनुबंध पाया जाएगा। तो साझेदारी के लिए अनुबंध का होना आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुबंध करने की क्षमता। अब दूसरी विशेषता यह है कि साझेदारी का यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अनुबंध करने वाले व्यक्ति हैं उनके मध्य अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये अपन क्लास में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ अनुबंध करने की क्षमता का, जिसमें अपन ने जाना था कि अनुबंध करने की क्षमता किसमें नहीं होती। तो 3 प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। जिसमें पहला है अवयस्क, दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति और तीसरा है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, जिसमें दिवालिया भी हो सकते हैं, जिसमें कन्विक्ट भी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं और राजनयिक हो सकते हैं। कई थे जो मैंने आपको बताए थे। तो मेन मुद्दा यह है कि साझेदारी की स्थापना के लिए अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब अवयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें चूंकि अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए अवयस्क को हम साझेदार नहीं बना सकते और उसको केवल लाभों में से दिया जा सकता है, वो भी अन्य सभी साझेदारों की सहमति से। यदि एक भी साझेदार असहमत होगा तो उसको लाभों में हिस्सा भी दिया नहीं जा सकता। और अवयस्क को हम लाभों में हिस्सा दे सकते हैं अवयस्क के साथ, लेकिन पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा है स्वतंत्र सहमति। अब जहाँ तक सहमति का सवाल है, जैसे अपन ने सहमति का चैप्टर भी पढ़ रखा है कि सहमति कब स्वतंत्र मानी जाती है। 5 कंडीशन है जबकि सहमति स्वतंत्र मानी जाती है। तो पार्टनरशिप अनुबंध के लिए भी सहमति का पार्टनर्स के मध्य होना जरूरी है। स्वतंत्र सहमति कब होती है? जब वो उत्पीड़न से पीड़ित नहीं होती। अपन ने पढ़ा था धारा 15 में। धारा 16 कहती है कि अनुचित प्रभाव नहीं होते हैं। तो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती, धारा 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ये अपन पढ़ चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सहमति जो है, अगर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से ले ली गई है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। तो पार्टनरशिप बिजनेस की स्थापना करने के लिए पार्टनर्स के मध्य जो सहमति होगी वो भी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिफल।
अब साझेदारी अनुबंध में किसी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आमतौर पर अपने प्रतिफल के चैप्टर में देखा था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो उसमें अपने देखा कि प्रतिफल का होना आवश्यक है, और यदि किसी अनुबंध में प्रतिफल नहीं है तो उसको अनुबंध नहीं माना जा सकता। लेकिन साझेदारी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि साझेदार अनुबंध आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल एजेंसी के संबंध है। और जहाँ पर एजेंसी के संबंध होते हैं, एजेंसी के चैप्टर में अपन ने देख रखा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि एजेंसी में क्या होता है कि एजेंट और प्रधान के मध्य यदि निःशुल्क काम भी किया जा रहा है तो भी निःशुल्क काम जो कर रहा है एजेंट, उसके बदले में भी उसका मालिक ही जिम्मेदार माना जाएगा। तो पार्टनरशिप में भी हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि ये अनुबंध है, उसके बावजूद उत्पाद स्वरूप पार्टनरशिप के बिजनेस में किसी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है वैध उद्देश्य। वैध उद्देश्य का मतलब यह है कि साझेदारी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की जा रही है, उद्देश्य वैध होने चाहिए। यदि गैर कानूनी कार्यों के लिए आप किसी साझेदारी फर्म की स्थापना करते हैं तो उस साझेदारी की स्थापना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताएं। वैसे तो साझेदारी फर्म के लिए किसी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती स्थापना करने के लिए, लेकिन अगर साझेदार चाहें तो अनुबंध को लिखित अवश्य कर सकते हैं। और जब वो लिखित अनुबंध करते हैं साझेदारी फर्म को चलाने के लिए, तो जो प्रपत्र वो तैयार करते हैं उस प्रपत्र को हम साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और साझेदार चाहें तो उसका पंजीयन भी करा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो साझेदारी की स्थापना के लिए ज़रूरी हैं कि पहला, इसमें अनुबंध का होना ज़रूरी है, दूसरा अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तीसरा स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, चौथा प्रतिफल ज़रूरी नहीं है कि हो, पांचवा वैध उद्देश्य, और छठा वैधानिक औपचारिकताएं। अब वैधानिक औपचारिकताओं में अपन ने साझेदारी संलेख की बात की है, तो ये भी देख लेते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है। जहाँ तक साझेदारी संलेख का सवाल है, वैसे तो साझेदारी की स्थापना के लिए अनुबंध लिखित, मौखिक, स्पष्ट अथवा गर्भित किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब जरूरी कि लिखित ही हो, ओरल अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चल जाएगा, वर्बल, और क्लियर अगर है, ऑब्जेक्ट स्पष्ट है तो भी चल जाएगा, गर्भित है, इम्प्लाइड है तो भी चल जाएगा। लेकिन साझेदार जो है साझेदारी की दीर्घकालीन सफलता के लिए कई बार लिखित में अनुबंध करना चाहते हैं, तो यदि वो लिखित में कोई अनुबंध करते हैं तो उस लिखित अनुबंध को हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं या पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। अब साझेदारी संलेख जो है, साझेदारों का वह लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध पत्र है। साझेदारी संलेख क्या है? लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध पत्र है। लिखित मतलब रिटन में, मुद्रांक युक्त मतलब प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, और कैसा है? अनुबंध पत्र है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, जिसमें वर्णित शर्तों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार साझेदारी संबंधों एवं व्यवसाय का नियमन होता है। सामान्यतः इस प्रलेख को फर्म की स्थापना के समय बनाया जाता है। मतलब साझेदारी संलेख का निर्माण साझेदार द्वारा कब किया जाता है? फर्म की स्थापना के समय ही किया जाता है, या इसको उस समय बनाया जाता है। किंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको फर्म की स्थापना के समय ही बनाया जाए। साझेदारी संलेख का निर्माण कभी भी जीवन काल में किया जा सकता है साझेदारी बिजनेस के। और जब कोई नया साझेदार प्रवेश होता है फर्म में, तो उस साझेदार को भी इस साझेदारी संलेख को बता दिया जाता है। वो उसको पढ़ लिखने के बाद ही साझेदार के साथ अनुबंध करता है, और बाद में वो इस साझेदारी संलेख से भी बाध्य होता है। तो साझेदारी संलेख क्या है? ये एक लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध पत्र होता है, जिसमें कि साझेदारी की चलाने की जो समस्त शर्तें हैं, जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो सब व्यवस्थाएं दी गई होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि साझेदारी संलेख की विषय वस्तु क्या होती है, इसमें कंटेंट क्या होता है, ये साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि साझेदारी संलेख सामान्यतः निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, साझेदारी के शुभारंभ की तिथि, साझेदारी फर्म की अवधि, कितनी अवधि की फर्म होगी वो, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी या लगाई जाने वाली पूंजी, लाभ हानि का वितरण अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण की सीमा तथा उस पर देय ब्याज, साझेदारों को साझेदारी द्वारा ऋणों पर ब्याज, साझेदारों को देय पारिश्रमिक, व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन, लेखांकन विधि, साझेदारों का प्रवेश कैसे होगा, नए जो साझेदार आएंगे, सेवानिवृत्ति किस प्रकार से होगी, मृत्यु या निष्कासन की दशा में केसों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, साझेदारों का प्रवेश, निष्कासन, निवृत्ति आदि के नियम, और फर्म के समापन की दशा में खातों का निपटारा कैसे किया जाएगा।
यानी कुल मिलाकर जो मैंने आपको बातें बताई, ये साझेदारी की स्थापना से लेकर साझेदारी के अंत होने तक जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं वो सब साझेदारी संलेख में दिए जाते हैं। और इसको बनाने का उद्देश्य यही होता है कि व्यवसाय को स्मूथ तरीके से चलाया जा सके, निर्बाध गति से चलाया जा सके। क्योंकि यदि साझेदारी संलेख में लिखित में यदि कोई अनुबंध नहीं होंगे तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर साझेदारी का संचालन करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और दूसरा, साझेदारी संलेख में जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, तो साझेदारी फर्म में जब आप साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं तो इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है। सभी साझेदार यदि सहमत होते हैं तो साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। साझेदारी नियम पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो भी सीमाएं हैं इसकी पार्टनरशिप एक्ट की, उसके तहत इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। साझेदारी संलेख जो है ये सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब साझेदारी संलेख पर जितने भी साझेदार हैं वे सब साझेदार इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस पर नियमानुसार स्टाम्प भी होना चाहिए, मतलब एज पर द स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, इस पर नियम जो स्टाम्प ड्यूटी में दिए गए हैं उसके हिसाब से नियमानुसार स्टाम्प भी लगे हुए होने चाहिए। और यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो प्रत्येक संलेख तथा परिवर्तित या संशोधित संलेख का भी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको साझेदारी संलेख को भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और यदि साझेदारी संलेख में कोई परिवर्तन यदि भविष्य में आप करते हैं तो उस परिवर्तन को भी रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, जिसमें अपन ने ये देखा कि फर्म की स्थापना कैसे की जाती है, फर्म की स्थापना के लिए कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, और साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु क्या है, और साझेदारी संलेख में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। अगली क्लास में अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि साझेदारी फर्म का पंजीयन कैसे होता है, कराना अनिवार्य है या ठीक है, और पंजीयन की क्या विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।